नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संवेग, मोमेंटम। देखिए, संवेग किसे कहते हैं इसके बारे में हमने एक पहले भी वीडियो में बता दिया है। जब हम गति के नियम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर हमने संवेग को परिभाषित किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम संवेग को फिर से परिभाषित करेंगे। साथ में यहाँ पर इस वीडियो में हम संवेग के मात्रक विमाओं की भी चर्चा करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम संवेग संरक्षण नियम के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम संवेग संरक्षण नियम को मोस्टली इसमें तवज्जो देने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे संवेग कहते किसे हैं, संवेग होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, संवेग किसी गतिशील पिंड का ही होगा। तो किसी गतिशील पिंड के वेग, किसी गतिशील पिंड कह दीजिए या वस्तु कह दीजिए, पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल को, उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे दोस्तों, क्या है कि आपके पास में कोई गतिशील पिंड है तो उस पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड के वेग के गुणनफल को हम संवेग कहेंगे। तो देखिए, हम यहां पर कंसीडर कर लें कि माना कि हमारे पास में जो गतिशील पिंड है, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड स्मॉल वी वेग से गति कर रहा है, स्मॉल वी वेग से गति कर रहा है, स्मॉल वी वेग से गतिशील है। तो पिंड का संवेग, तो जो पिंड है उसका संवेग क्या होगा दोस्तों, यहां पर आप समझेंगे। पिंड का जो संवेग है वो होगा P बराबर m इंटू वी, पिंड का द्रव्यमान गुणा उसका वेग। पिंड का द्रव्यमान गुणा उस पिंड का जो वेग है वो उस पिंड के संवेग को रिप्रेजेंट करेगा, संवेग को बताएगा। अब दोस्तों, ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। तो यहां से मैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो संवेग है वो एक सदिश राशि होती है। संवेग एक सदिश राशि होती है और जिसकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो वेग की दिशा में होगी। जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, वेग की दिशा में होगी दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं जो संवेग है उसका मात्रक क्या होगा। संवेग का जो मात्रक है दोस्तों हमारे पास में, ये तो है द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और यह है वेग जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रक होगा। फिर हम बात करेंगे संवेग की विमा, संवेग की जो विमा है दोस्तों, यहां से क्या निकल कर आएगी, ये जो m है वो द्रव्यमान के लिए जो विमा होगी वो m1। वेग की जो विमा होती है वो होती है L1 t-1। फाइनली जो संवेग की विमा आपके पास में निकल कर आएगी वो है m1 L1 t-1। तो ये हमारे पास में आ गई है दोस्तों संवेग की विमा। अब हम संवेग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। क्या है दोस्तों, हम जानते हैं संवेग का जो फॉर्मूला है आपके पास में, P वेक्टर बराबर होता है m इंटू वी वेक्टर। P बराबर होगा m इंटू वी वेक्टर। और यदि किसी पिंड का संवेग नियत है, यदि किसी वस्तु का
संवेग नियत है, संवेग नियत है। तो जब संवेग नियत है तो क्या होगा दोस्तों, संवेग यदि नियत होता है तो आपके पास में p कांस्टेंट, p नियत है, इसका मतलब हो गया m इंटू वी वेक्टर, ये वाली वैल्यू है वो भी नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसके कांस्टेंट रहने से क्या है, जैसे कण है, पार्टिकल है, उसका यदि द्रव्यमान यदि बदलता है, द्रव्यमान यदि चेंज हो रहा है तो उसके वेग पर उसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। यदि प्रथम स्थिति में द्रव्यमान m1 तो उस स्थिति में वेग होगा v1, फिर द्वितीय स्थिति के अंदर जो द्रव्यमान है वो कंसीडर कर ले m2 तो वेग होगा v2। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यदि द्रव्यमान यदि कम हो रहा है तो वेग बढ़ जाएगा, हालांकि इन दोनों का जो गुणा है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा दोस्तों, क्योंकि संवेग नियत तो द्रव्यमान गुणा वेग का गुणन भी नियत रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों m1 अपॉन m2 इसकी वैल्यू आ गई है v2 अपॉन v1, कि जो द्रव्यमान होता है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जो वेग होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि संवेग संरक्षण की घटना के अंदर या संवेग जब नियत रहता है तो उस स्थिति में द्रव्यमान वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। और यहां से देखिए मैं कुछ ग्राफ से आप लोगों को समझाऊंगा कि यदि संवेग नियत है, यदि संवेग जब नियत रहता है तब आपके पास में जो ग्राफ है, एक तरफ हम ले रहे हैं m, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं v, तो वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, m व्युत्क्रमानुपाती होगा v के, तो इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा दोस्तों। इस कंडीशन में जो संवेग है वो नियत है, कांस्टेंट है, संवेग की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। साथ में मैं एक ग्राफ और आपको जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूं कि यदि द्रव्यमान नियत है, यदि m क्या हो, नियत हो, द्रव्यमान यदि नियत है तो p समानुपाती हो जाएगा वेग के, जो संवेग है वो वेग के समानुपाती होगा। एक तरफ हमने वेग ले लिया, दूसरी तरफ हमने संवेग ले लिया, तो दोनों का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। और ये जो ग्राफ है दोस्तों, कि ये वाली वैल्यू तो है संवेग बट्टे में वेग, तो ये जो रेखा है उसका ढाल आपको द्रव्यमान बताएगा, स्मॉल m के बारे में बात करता है। तो इस रेखा का ढाल जितना ज्यादा होगा द्रव्यमान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मैंने यहां पर आप लोगों को संवेग क्या होता है, संवेग के फॉर्मूले से जो कुछ ग्राफ या तथ्य बाहर निकल कर आते हैं उसके बारे में यहां पर बात की है। अब हम इसके बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो संवेग संरक्षण नियम है वो क्या है और किस प्रकार से वो वस्तुओं पर, घटनाओं पर लागू होता है। अब आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों। अब हम आगे चर्चा करेंगे संवेग संरक्षण नियम क्या है। तो अब हमारा जो संवेग के अंदर ही हम देख रहे हैं संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम। देखिए दोस्तों, मैं संवेग संरक्षण नियम को परिभाषित करूं उससे पहले हम कुछ चीजें जानते हैं, उसी से ही संवेग संरक्षण नियम को समझेंगे। हम गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय नियम से जानते हैं। हम जानते हैं गति के द्वितीय नियम से, जो गति का दूसरा नियम है, वहां से हमारे पास में एक बल का फॉर्मूला निकल कर बाहर आता है, F वेक्टर इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt। ये हमारे पास में निकलकर बाहर आता है दोस्तों। तो यदि यहां पर आप देखेंगे कि जो बल है आपके पास में, यदि F वेक्टर इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि जो बल लग रहा है वो यदि शून्य है तो dp अपॉन dt भी शून्य होगा। dp वेक्टर बाई dt ये भी आपके पास में शून्य आ जाएगा। और आप ये जानते हैं कि किसी भी राशि का यदि डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट की भांति कार्य कर रही है। हम जानते हैं कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो शून्य होता है। एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए, कांस्टेंट या जो स्थिरांक होता है उसका अवकलन शून्य होता है, और यहां पर जो संवेग है उसका अवकलन शून्य हो रहा है। इसका मतलब है
ये जो संवेग है यहां पर वो कांस्टेंट है, तो P वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम कह सकते हैं नियत रहता है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि यदि किसी घटना के दौरान बाह्य बल नहीं लग रहा तो संवेग है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यही है संवेग संरक्षण का नियम कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल यदि अनुपस्थित है तो उस निकाय का जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा, संवेग में कोई बदलाव नहीं आएगा दोस्तों। तो यहां पर आप इसको समझेंगे कि जो निकाय है, यदि उसका निकाय का जो द्रव्यमान है वो यदि नियत रहता है तो, और बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो संवेग है दोस्तों वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यही है संवेग संरक्षण नियम। तो समझेंगे दोस्तों कि नियत द्रव्यमान वाले निकाय पर बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इसका मतलब है बाह्य बल नहीं लग रहा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग नियत रहता है या संवेग संरक्षित रहता है, संवेग नियत रहता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि या संवेग संरक्षित रहता है। संवेग की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, संवेग संरक्षित रहता है दोस्तों। तो यही है हमारे पास में संवेग संरक्षण नियम कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का जो संवेग है, रेखीय संवेग है, वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है। जैसे हम यहां पर ये कंसीडर कर लें कि निकाय है उसमें n कण है, माना निकाय में n कण है, तो क्या आएगा आपके पास में संवेग संरक्षण नियम के अंतर्गत जो P है वो नियत रहता है, संवेग है वो दोस्तों कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। और यदि m कण है, n कण है, तो m1 v1 पहले कण का संवेग, इसी प्रकार से m2 v2 दूसरे कण का संवेग, m3 v3 तीसरे कण का संवेग, और nवें कण का संवेग mn vn nवें कण का संवेग। और इन सभी का जो योग होता है वो शून्य होगा दोस्तों। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि संवेग संरक्षण के अंतर्गत यदि किसी निकाय में एक से अधिक कण है तो सभी कणों का जो संवेगों का सदिश योग है वो शून्य होता है। कणों का संवेग बदल सकता है लेकिन कुल संवेग नियत रहता है, कुल संवेग कांस्टेंट रहेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि देखिए दोस्तों इन सभी कणों के संवेगों का सदिश योग 0 होगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि ये इस तरीके से है तो पहले कण का संवेग प्लस में दूसरे कण का संवेग प्लस में डॉट 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 nवें कण का संवेग, इसकी वैल्यू है वो 0 के बराबर रहेगी। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी निकाय का यदि संवेग संरक्षित है अर्थात निकाय में उपस्थित सभी कणों के संवेगों का सदिश योग 0 होता है, शून्य होता है दोस्तों। अब यहां पर हम एक और कंडीशन ले रहे हैं कि यदि निकाय में 2 कण है, यदि निकाय में 2 कण है, 2 कण है, 2 ही पार्टिकल है, 2 बॉडी है, तो देखिए दोस्तों उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले कण पर लगने वाला बल दूसरे कण पर लगने वाले बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम के समान है जो हमने न्यूटन के गति में तीसरा जो नियम पढ़ा उसके समान होता है। यदि निकाय में 2 कण है तो संवेग संरक्षण से हम क्या जानते हैं दोस्तों, संवेग संरक्षण से यहां पर दोस्तों ये वाली जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगी क्योंकि संवेग संरक्षित है, और यहां पर भी ये भी संवेग संरक्षित है दोस्तों, ये 0 नहीं होगी।
अब संवेग संरक्षण से हम क्या जानते हैं, P जो निकाय है उसका संवेग कांस्टेंट रहेगा, और यदि निकाय में दो कण है, दो कणों के निकाय के लिए आपके पास में क्या आ जाएगा कि दो कणों के निकाय के लिए तो दोनों कणों के संवेगों का सदिश योग कांस्टेंट रहेगा। तो पहले कण का संवेग फिर प्लस में दूसरे कण का संवेग, और उन दोनों कणों का जो संवेग है उनका सदिश योग शून्य होगा। इन चीजों को समझ लेंगे कि यदि पूरे निकाय का संवेग संरक्षित है तो दोनों कणों का अलग अलग यदि दो कण है तो उनके संवेगों का सदिश योग भी शून्य होगा। यदि पहले कण का द्रव्यमान हम कंसीडर कर लें कि m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान है वो m2 है तथा इनका वेग v1 v2 है, तब इस तरीके से उनके संवेगों को हम पुट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे कि दो आपके पास में कण है जिनके द्रव्यमान m1 m2 तथा वेग v1 v2 है, तो पहले कण का संवेग प्लस दूसरे कण का संवेग वो कांस्टेंट रहता है। दोस्तों हम यहां पर आप लोगों को बता रहे हैं कि संवेग संरक्षण की स्थिति में पहले कण पर लगने वाला बल दूसरे कण पर लगने वाले बल के बराबर व विपरीत दिशा में होता है। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन यदि इसको कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, यहां पर आप देखेंगे कि m dv1 वेक्टर बाई dt फिर प्लस में m2 dv2 वेक्टर बाई dt बराबर कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है दोस्तों, इधर वाला तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको मैंने डिफरेंशिएशन से बाहर रख दिया, v1 का डिफरेंशिएशन कर दिया तो dv1 बाई dt, m2 भी यहां पर द्रव्यमान है जो कि दूसरे कण का द्रव्यमान है जो कि बदल नहीं रहा है, तो dv2 बाई dt बराबर आपके पास में आ गया 0 0। इसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, m1 इंटू a1 फिर प्लस में m2 इंटू a2। यहां पर ये समझ लीजिए दोस्तों कि यह है पहले कण का एक्सेलरेशन, यह है दूसरे कण का एक्सेलरेशन। जो a1 है वो है dv1 वेक्टर बाई dt, और ये जो a2 वेक्टर है वो है dv2 वेक्टर बाई dt। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर बराबर 0, मतलब पहले कण पर लगने वाला बल प्लस दूसरे कण पर लगने वाले बल का योग 0 होता है। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, f1 वेक्टर बराबर माइनस में f2 वेक्टर। तो यहां पर दोस्तों समझ लेंगे आप कि पहले कण पर लगने वाला बल दूसरे कण पर लगने वाले बल के बराबर व विपरीत दिशा में होता है। दोस्तों तो यह संवेग संरक्षण की घटना के अंतर्गत दो कणों के निकाय के लिए होता है कि कुल जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा तथा उनमें दोनों कणों के लिए यदि पहले कण पर दूसरे कण के द्वारा बल लगाया जा रहा है, दूसरे कण पर भी यदि पहला कण बल लगा रहा है, तो उस स्थिति में दोनों बलों का मान समान होगा, डायरेक्शन उनके विपरीत होगी। दोस्तों ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत आता है। संवेग संरक्षण नियम के कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को और बताते हैं, जैसे कि नाव से जो क्रिया प्रतिक्रिया के जो भी एग्जाम्पल होंगे दोस्तों, उन सभी घटनाओं के अंतर्गत संवेग संरक्षित रहेगा। जो कुल संवेग है वो नियत रहता है, पार्टिकल्स के संवेग बदल सकते हैं, निकाय का जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा। तो जब कोई व्यक्ति नाव से बाहर कूदता है तो व्यक्ति का संवेग प्लस नाव का संवेग वो संरक्षित रहेगा। व्यक्ति के नाव से बाहर कूदने पर जो संवेग संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है। दोस्तों यहां पर संवेग संरक्षण के जो मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल्स हैं वो है बंदूक से जब गोली दागते हैं तो उस समय बंदूक पीछे की ओर गति करती है, गोली आगे की ओर गति करती है। इसके साथ में हम एक और एग्जांपल देखते हैं संवेग संरक्षण के लिए, वो होता है रॉकेट नोदन, कि रॉकेट में धुआं नीचे की ओर जबकि रॉकेट ऊपर की ओर गति करती है। तो रॉकेट नोदन की घटना में या जो बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो उस घटना के अंतर्गत संवेग संरक्षित रहता है। दोस्तों मैं यहां पर
जो रॉकेट नोदन की जो घटना है उसको तो हम दोस्तों अलग से वीडियो बनाकर पढ़ेंगे। जो बंदूक से गोली दागी जाती है वो इसी वीडियो में अब हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों अब हम यहां पर दो कणों की टक्कर करवाएंगे तथा उसमें संवेग संरक्षण नियम को अप्लाई करेंगे। दोस्तों देखिए हम यहां पर आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये हमारे पास में दो पिंड है। पहले पिंड का जो द्रव्यमान है वो है m1, दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो है m2 और ये दोनों पिंड हैं वो एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। पहले पिंड का जो वेग है वो है u1, दूसरे पिंड का जो वेग है वो है u2। ये है टक्कर से पहले की बातें, टक्कर से पूर्व, टक्कर से पहले। और यहां पर दोस्तों टक्कर इसमें तभी होगी जब u1 बड़ा होगा u2 से, अन्यथा टक्कर ही नहीं होगी। यदि इसका वेग ज्यादा इसका वेग कम होगा तो टक्कर नहीं होगी। टक्कर के लिए आवश्यक कंडीशन यह है कि u1 बड़ा होना चाहिए u2 से। और जब टक्कर होती है दोस्तों तो टक्कर के पश्चात क्या होता है, ये जो पिंड है इसका जो वेग है वो हो जाता है v1, इसका वेग है वो हो जाता है v2। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता है, m1 m2 ही इनके द्रव्यमान रहते हैं। यह है टक्कर के बाद की बातें, टक्कर के पश्चात। देखिए दोस्तों संवेग संरक्षण की घटना के अंतर्गत जो घटना है उसके पूर्व का संवेग घटना के बाद का संवेग बराबर रहेगा। हम ये कह सकते हैं टक्कर के पूर्व का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। तो यहां पर दोस्तों टक्कर से पूर्व का संवेग हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे, फिर टक्कर के बाद का संवेग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। तो देखिए इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर दोस्तों मैं पुट कर रहा हूं टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के पूर्व का संवेग, टक्कर के पूर्व का संवेग। टक्कर के पहले का संवेग कितना है, पहले पार्टिकल का संवेग, इसका द्रव्यमान तो है m1, वेग है u1, तो m1 u1 पहले कण का संवेग, फिर प्लस में आ जाएगा m2 इंटू u2, यह है दूसरे कण का संवेग। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। फिर आप देखिए दोस्तों टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के पश्चात का जो संवेग है वो क्या हो जाएगा। तो टक्कर के बाद में पहले कण का संवेग m1 v1, दूसरे कण का जो संवेग है वो हो जाएगा m2 v2। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को एक में पुट कर देंगे, 2 और 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर इसको हम पुट कर देंगे दोस्तों। तो जब 1 के अंदर इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा m1 u1 फिर प्लस में m2 u2, ये बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये आ गया हमारे पास में संवेग संरक्षण नियम से एक रिजल्ट। और यह है किसी टक्कर के दौरान संवेग संरक्षण जब नियम लागू होता है तो उससे निकलने वाला रिजल्ट। अब दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल यहां पर बात करेंगे कि बंदूक का प्रतिक्षेप वेग संवेग संरक्षण नियम पर ही आधारित है। बंदूक का प्रतिक्षेपण वेग या बंदूक का प्रतिक्षेपण, प्रतिक्षेपण का मतलब है जब गोली आगे की ओर जाती है तो बंदूक गोली की विपरीत दिशा में गति करते हैं, उस घटना को हम प्रतिक्षेपण कहेंगे। और बंदूक का जो वेग होता है दोस्तों उसको हम प्रतिक्षेप वेग कहेंगे। क्या कहा जाएगा, प्रतिक्षेप वेग।
जैसे ये आपके पास में कोई बंदूक है और इस बंदूक से जो गोली यहां पर निकलती है दोस्तों, यहां से ये आपके पास में बंदूक और इससे निकलने वाली गोली है वो इधर की ओर गति करती है। हम कुछ चीजें यहां पर कंसीडर करके चलेंगे और उसमें हम संवेग संरक्षण नियम अप्लाई करेंगे, फिर बंदूक का हम वेग ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, संवेग संरक्षण की घटना को समझेंगे। गोली दागने से पूर्व बंदूक का वेग भी शून्य होता है, गोली उसके अंदर मौजूद होती है तो दोनों का वेग शून्य, संवेग शून्य होता है। और गोली दागते हैं तब गोली आगे की ओर गति करेगी, बंदूक पीछे की ओर गति करेगी, और गोली दागने के पश्चात भी कुल संवेग 0 ही रहेगा, कुल संवेग संरक्षित रहेगा दोस्तों। तो यहां पर गोली जब आगे की ओर जाएगी तो बंदूक पीछे की ओर जाएगी, पीछे की ओर बंदूक का जो वेग होता है उसको हम प्रतिक्षेप वेग कहते हैं, और वो यहां पर हम ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो बंदूक है इसका प्रारंभिक वेग हम ज्ञात कर लेते हैं। ये आपके पास में है बंदूक और इससे ये गोली दागी जा रही है। तो मैं यहां पर बंदूक का द्रव्यमान पुट कर रहा हूं दोस्तों। बंदूक का जो द्रव्यमान है वो हम ले लेते हैं कैपिटल एम, और गोली का जो द्रव्यमान है वो हम ले लेते हैं स्मॉल एम। गोली छोटी इसलिए उसका द्रव्यमान भी स्मॉल एम, और बंदूक बड़ी तो उसका द्रव्यमान कैपिटल एम। गोली दागने से पूर्व दोनों का वेग शून्य होता है, इसलिए उन दोनों का हम संवेग की बात करते हैं। तो गोली दागने से पूर्व निकाय का संवेग, तो जो निकाय का संवेग है गोली और बंदूक का, गोली दागने से पूर्व का जो संवेग है वो दोस्तों 0 है। और जैसे ही गोली दागी जाती है बंदूक इधर की ओर हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल V वेग से, और गोली इधर की ओर स्मॉल v वेग से। इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, इसका द्रव्यमान है कैपिटल M। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं। गोली दागने के बाद बंदूक का जो वेग है वो क्या हो जाएगा? बंदूक का वेग हम कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों कैपिटल V, और तथा गोली का जो वेग है वो स्मॉल v कंसीडर हम कर लेंगे। तो गोली दागने के बाद जो निकाय है उसका संवेग क्या रह जाएगा? गोली दागने के बाद निकाय का जो संवेग है दोस्तों क्या आएगा आपके पास में, समझेंगे। गोली का संवेग तो m इंटू स्मॉल v प्लस बंदूक का संवेग कैपिटल M इंटू कैपिटल V आ गया। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, गोली दागने के पश्चात आपके पास में बंदूक और गोली दो चीजें हैं। तो गोली का जो संवेग है वो स्मॉल m इंटू स्मॉल v, और बंदूक का जो संवेग है कैपिटल M इंटू कैपिटल V। संवेग संरक्षण नियम से हम क्या जानते हैं? संवेग संरक्षण के नियम से हम दोस्तों जानते हैं गोली दागने का पूर्व का संवेग, गोली दागने से पूर्व का संवेग बराबर होगा गोली दागने के बाद का संवेग। तो गोली दागने से पूर्व का संवेग बराबर होगा गोली दागने के बाद का संवेग, गोली दागने के बाद का संवेग। तो गोली दागने का पूर्व का जो संवेग है वो दोस्तों 0, और गोली दागने के बाद में जो संवेग है m इंटू स्मॉल v वेक्टर प्लस में कैपिटल M इंटू कैपिटल V वेक्टर। हमें चाहिए कैपिटल V वेक्टर, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल V वेक्टर बराबर आ गया स्मॉल माइनस में स्मॉल m इंटू V वेक्टर। यहां से दोस्तों हम पुट कर देंगे V वेक्टर बराबर स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M इंटू स्मॉल
v वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग होता है वो ऋणात्मक आ रहा है। उसके पीछे रीजन यह है कि गोली की विपरीत दिशा में होता है। गोली आगे की ओर बढ़ती है तो बंदूक पीछे की ओर बढ़ेगी, संवेग संरक्षित रहेगा। और देखिए दोस्तों, बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग है वो बंदूक के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। बंदूक का द्रव्यमान यदि कम होगा तो प्रतिक्षेप वेग ज्यादा होगा। बंदूक का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिक्षेप वेग भी उतना ही कम होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये था बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। और जैसे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा समझाता हूं कि देखिए दोस्तों, बंदूक को चलाते समय जो बंदूक है उसको कंधे से सहारा देकर चलाया जाता है। तो उससे जब गोली बाहर की ओर निकलती है तो कंधे पर जाकर बंदूक जो इस तरीके से उसके ऊपर कंधे पर लगी होती है, बंदूक पीछे की ओर गति करती, तो उस स्थिति में कंधे से यदि हम बंदूक को टच करवा लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो हमारे पास में दूसरा वाला निकाय है वो हमारी बॉडी भी है और ये बंदूक भी है। तो बंदूक और बॉडी दोनों पीछे की ओर गति करते हैं। और जब किसी को बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है तो सर्वप्रथम बंदूक की ट्रेनिंग देते समय जो ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति है उसको लेटाकर ट्रेनिंग दी जाती है। बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो उसके ऊपर लेटाने की स्थिति में क्या है कि जो कंधा है पूरा का पूरा शरीर उस बंदूक के साथ में गति करना चाहिए। तो उस स्थिति में पूरा का पूरा इस पूरी बॉडी का संवेग काउंट हो जाता है। तो मजबूत कंधे करने के लिए पहले जो ट्रेनिंग की पहली स्टेप होती है उसमें बंदूक चलाते समय पूरी बॉडी है उसको मतलब लेटाकर बंदूक का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। तो ये था बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, बंदूक का प्रतिक्षेपण। हम दोस्तों यहां पर जो रेखीय संवेग संरक्षण है उसमें हम रॉकेट नोदन भी देखने वाले हैं, रॉकेट का प्रक्षेपण भी देखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम दोस्तों अलग से वीडियो बनाएंगे। अगला जो वीडियो होगा वो रॉकेट नोदन का ही होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।